गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे न्यूज़ चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम आज मानव हम आज पर्यावरण भूगोल यानी पर्यावरण भूगोल विषय में एक नए अध्याय के साथ आए हैं और उसमें अपन पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है या ग्रीन हाउस प्रभाव किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है या हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, इसके बारे में अपन आज जानेंगे और इसके लिए कुछ समझौते हुए हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे कि क्या कब समझौते हुए और उसके लिए क्या क्या कार्यक्रम तैयार किए गए। तो आप सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव अपन बात करते हैं कि सबसे पहले जो अपन का यह है एक सूर्य से जो भी किरणें आती है और सूर्य से जो भी किरणें आती है अपन की पृथ्वी के धरातल पर, वो तरंगे होती हैं लघु विकिरण। यानी जो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उसे अपन लघु किरणें कहते हैं, जो वायुमंडल में बिना किसी अवरोध के सीधे आती हैं और वायुमंडल को बिल्कुल कम गर्म करती है। वायुमंडल इन आने वाली सूर्य से आने वाली किरणों से बिल्कुल कम गर्म होता है और जब ये किरणें पृथ्वी से टकराकर जब वापस जाती हैं, जब ये पृथ्वी से टकराकर दीर्घ तरंगों के रूप में या दीर्घ विकिरण के रूप में वापस जाती है, तब इनको दीर्घ तरंगों को रोकने के लिए यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित रहता है और जो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं ये इनको वायुमंडल क्या कर देता है, इन तरंगों को रोक देता है और जो यहाँ पृथ्वी के धरातल के पास में जो गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैसें, वो इनको इन किरणों का अवशोषण कर लेते हैं और फिर इनको यहाँ पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देते हैं। यानी इसके तापमान को बढ़ा देते हैं और यहाँ पर जो तापमान बढ़ेगा तो वो पृथ्वी के जो धरातल है यानी पृथ्वी का जो तापमान है उसको पूर्ण रूप से बढ़ा देगा। उसके कारण ये पृथ्वी का भूमंडल बिल्कुल भूतापन तेज हो जाएगा और यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार ये कि एक प्रक्रिया जो अपन जैसे उत्तरी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव के कुछ भाग जहां पर सूर्य की किरणें बहुत कम आती हो, यानी सूर्य का जो तापमान है वो बिल्कुल कम आता हो और वहां पर पौधों को उगाने के लिए, यानी जैसे फल फूल सब्जियां हैं, पेड़ पौधे, इनको उगाने के लिए वहां पर भी सूर्य की जो उष्मा की यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए सूर्य की जो ऊर्जा होती है या जो तापमान होता है वो भी पृथ्वी का बना रहना चाहिए। तो उसके लिए जो ये ग्रीन हाउस क्या प्रभाव करता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र या जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं जहां पर सूर्य का तापमान बिल्कुल कम पहुंचता है, तो वहां पर ग्रीन हाउस गैस यानी कांच के घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में कांच के घर बनाए जाते हैं। तो ये जो कांच के घर होते हैं ये एक पारदर्शी होते हैं जो सूर्य से आने वाली किरणों को यहाँ पर इस कांच के घर में आने तो देते हैं, क्योंकि ये पारदर्शी होते हैं तो आने तो देते हैं और वो यहाँ अंदर प्रवेश कर जाता है प्रकाश सूर्य का। लेकिन जब ये किरणें सूर्य पृथ्वी के धरातल से वापस जब टकराती है तो ये जो कांच के घर हैं इन किरणों को या इन प्रकाश की किरणों को या इनको वापस इन कांच के घरों में से बाहर निकलने नहीं देते हैं और इस प्रकार ये कांच के घरों में जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वह तापमान अधिक से अधिक समय के लिए यहाँ इसके कांच के घरों में सुरक्षित रहता है या यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो तापमान है अधिक से अधिक समय तक बना हुआ रहता है एक समान। ये जो तापमान यहाँ पर बढ़ेगा, इस तापमान के बढ़ने के कारण जो यहाँ पर अपन पेड़ पौधे या सब्जियां लगाएंगे वो फिर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण वो यहाँ पर वृद्धि करेंगे और फिर अपन यहाँ पर सब्जियां या फल फूल अपन उगा सकते हैं। यानी जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, जो कुछ गैसें होती हैं वो सूर्य से जो तापमान आता है उसका अवशोषण कर लेती है और अवशोषण करने के बाद में वो अपने पास में यानी अपने इर्द गिर्द यानी पृथ्वी के धरातल का इर्द गिर्द का तापमान क्या कर देती हैं, वो बढ़ा देती हैं, तापमान को बढ़ा देती हैं। तो इसी प्रकार यहाँ अपन ध्रुवीय क्षेत्रों में ये अगर तापमान बढ़ जाएगा तो इस तापमान के बढ़ने के कारण अपन यहाँ फूल सब्जियां उगा सकते हैं। तो इसके लिए जो मुख्य गैसें हैं, जैसे कौन कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए इफेक्ट डालती हैं, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा जल वाष्प
तीसरी है CH4 यानी मीथेन गैस, और चौथी है NO यानी नाइट्रस ऑक्साइड, और ओजोन O3 यानी ओजोन, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो गैसें होती है ये ग्रीन हाउस गैसें यानी ये प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस गैसें कहलाती है। और अब इसकी परिभाषा की बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव में AB पिटक, एक वैज्ञानिक या भूगोल वेत्ता थे AB पिटक, उन्होंने 1972 में हरित गृह प्रभाव के कारण कि उन्होंने कहा था कि इस हरित गृह प्रभाव के कारण अगर आपको लगता है कि विश्व के जो तापमान में पॉइंट में भी अगर वृद्धि हो जाती है तो अपन कहेंगे कि ये 0.3 डिग्री बढ़ गया सिर्फ, लेकिन उन्होंने ये कहा था ये जो अपन 0.3 डिग्री 0.2 डिग्री या 0.4 डिग्री बढ़ गया यह इतना ज्यादा है विश्व के तापमान के लिए, वैश्विक विश्व स्तर पर माना जाए तो ये तापमान इतना ज्यादा खतरा है, एक वैश्विक समस्या है कि उनके बढ़ने के कारण अपन के यहाँ कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत सारा इनका प्रभाव पड़ेगा और उसके लिए ये एक विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। ये तापमान का बढ़ना क्या है, विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसके प्रभाव के कारण क्या होगा, जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा यानी जो ग्रीन हाउस गैस है पृथ्वी के तापमान को बढ़ाएगी, तो उसको तापमान को बढ़ाने के लिए सबसे पहले पृथ्वी का जब तापमान बढ़ेगा तो वर्षा की मात्रा में कम ज्यादा होगी, यानी वर्षा की मात्रा या तो बढ़ जाएगी या बिल्कुल वर्षा की मात्रा में कमी आएगी। और दूसरी बात यानी जब अगर वर्षा बढ़ जाएगी तो यानी मिट्टी की मात्रा में नमी आएगी, और अगर वर्षा जिस समय कम हो गई तो उस समय जो मिट्टी की मात्रा, मिट्टी में जो नमी बनी हुई है वो बिल्कुल उस नमी में कमी आ जाएगी, यानी एक तरह से सूखा हो जाएगा। अगर अपन बात करते हैं इसके प्रभाव, जैसे कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अगर ग्रीन हाउस गैसें हैं अगर इनके कारण जलवायु परिवर्तन हो जाएंगे, यानी जो ताप दाब वर्षा ये परिवर्तन हो जाएंगे, तो इनके कारण कृषि व्यवस्था यानी जो अपन की फसलें वगैरह है उन पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे पेड़ पौधे हैं, कुछ पेड़ पौधे ज़्यादा वर्षा के हैं वो तो लग जाएंगे, और कुछ ज़्यादा वर्षा के हैं अगर कम वर्षा के हैं तो वो वहाँ पर नष्ट हो जाएंगे। और मानव जीवन पर भी ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव पड़ेगा। और जीव जंतु है और बर्फ यानी जो अपन के ग्लेशियर है, पृथ्वी के जो तापमान बढ़ेगा तो जो अपन के ग्लेशियर है, जो बर्फ है, हिमनद है, वो अगर पिघल जाएंगे, उनके पिघलने के कारण क्या है कि जो विश्व का जो जल स्तर है, समुद्र का जल स्तर है, वो 2050 तक लगभग 1 मीटर तक बढ़ जाएगा। और ये 1 मीटर बढ़ना हमारे लिए इतनी बड़ी समस्या है कि जो द्वीप समूह है समुद्र के आसपास, तटीय द्वीप समूह है, वो जलमग्न हो जाएंगे, और जो द्वीपीय देश है उनमें जन धन और बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वो द्वीप बिल्कुल वहाँ पर जन शून्य की तरह हो जाएंगे, और वहाँ की जलवायु परिवर्तन भी हो जाएगा उनके कारण। और अगली बात, इसका प्रभाव क्या होगा, चक्रवातों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये जो तूफान आते हैं, जो चक्रवात आते हैं, उनमें उनकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, यानी जो तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का तो चक्रवात आने की जो प्रवृत्ति है वो बार बार होगी। और चक्रवात अगर बार बार आएंगे और प्रचंड रूप से आएंगे यानी बहुत तेज आएंगे, और तेज आने के कारण क्या होगा कि जो जनधन हानि है वो ज़्यादा होगी। और अब जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसके लिए कुछ सम्मेलन है, कुछ समझौते हुए उनको करने के लिए, कम करने के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव को, जैसे 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी ये हुआ, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने समय समय पर हरित गैसों की रिपोर्ट दी है। यानी उन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम व विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा कि 1988 में जो ग्रीन हाउस गैस है उनके प्रभाव को या उनकी जो मात्रा है, उनकी प्रतिशत की, वो समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें विकसित देशों की या विकासशील देशों की। फिर एक सम्मेलन हुआ 1952 में, 1992 में, जिसे अपन रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहते हैं, और ये रियो डी जेनेरियो है ब्राजील में। यहाँ संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण व
विकास सम्मेलन व के समझौते हुए थे, जिसे अपन रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 1992 के सम्मेलन को रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन, ये ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो नामक स्थान है, वहां पर हुआ था। वहां पर 154 देशों ने इस पर साइन किए थे। रियो डी सम्मेलन व जेनेरियो में उस पर 154 देशों ने यहाँ पर साइन किए थे। फिर तीसरा, इसमें जो एजेंडा 21 भी प्रस्तुत किया गया था रियो डी जेनेरियो, यानी 21 समझौते, यानी 21 सूत्रीय मांग थी विश्व स्तर पर कि ओजोन गैसों को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों का इफेक्ट कितना कम करना, ये। फिर वह 1996 में जिसमें सेकंड पृथ्वी सम्मेलन वो हुआ था आपके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो ये सम्मेलन हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, और ये सम्मेलन असफल हो गया था। क्यों असफल हुआ? क्योंकि जो विकसित देश थे उनमें CO2 कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम करने के लिए सम्मेलन रखा गया था, लेकिन जो इनकी जो मुख्य मांग थी CO2 कार्बन को कम करने की, वो मांग इनके लिए इन पर कुछ विचार विमर्श नहीं हुआ और कोई भी निर्णय नहीं हुआ। इस कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। फिर बात करते हैं 1997 में। 1997 में एक हुआ था थर्ड सम्मेलन हुआ था पृथ्वी का, जहां क्योटो शहर, यानी एक जापान है, जापान में क्योटो नामक शहर है, जापान देश के क्योटो नामक शहर में हुआ था। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि 1990 तक, यानी जो भी विकसित देश है, जो भी विकसित देश है, वो 1990 से लेकर 1997 के बाद तक, और उनमें जो कार्बन की उत्सर्जन की जो क्षमता है, जो CO2 को कम करने की, वो 5.2% की कटौती करना था। इस सम्मेलन की मुख्य विशेषता क्या थी कि जो विकसित देश है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा को 5.2% तक की कमी करना था। और इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में अपन ने जाना और इसके लिए जो महत्वपूर्ण समझौते और सम्मेलन हुए थे। थैंक यू वेरी मच।